नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। मैं आपका एजुकेटर राजा यादव आपका अपने YouTube चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, बहुत दिनों से कमेंट आ रहा सर प्लीज आप प्लीज किसका बलगतिकी का रासायनिक बलगतिकी का वन शॉट लाइए, क्योंकि हमने विद्युत रसायन और कह सकते हैं कि विलियन का वन शॉट करा दिया था। तो इसका भी कमेंट आ रहा था कि सर इसको भी कमेंट में कि इसका भी कराइए सर वन शॉट। तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं आज वन शॉट रासायनिक बलगतिकी। प्यारे बच्चों, आज है क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बलगतिकी वन शॉट। आज इस वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों हम आपके साथ हैं और आपका एक एक क्वेश्चन कराएंगे जो हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है। तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न एक ही वीडियो में मिलेंगे। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सभी एक ही वीडियो में मिलेंगे। और प्यारे बच्चों, ये 100% आने के चांस रहेंगे, क्योंकि हम इसको मॉडल पेपर से कराते हैं, क्योंकि मॉडल पेपर में और हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में आया रहता है, उसी को हम लेकर आते हैं आपके लिए। तो यह पक्का आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 और 25 बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा। तो आइए बच्चों, समय न व्यतीत करते शुरू करते हैं एक एक टॉपिक करके। टोटल हम 10-11 टॉपिक देख लेंगे, उसमें ही हमारे चैप्टर का निपटारा हो जाएगा। आइए देखते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, रासायनिक बलगतिकी। जब हमको चैप्टर के बारे में पता रहेगा, नॉलेज रहेगी, तभी तुम आगे कुछ कर पाएंगे ना बच्चों। मतलब चैप्टर के बारे में पढ़ पाएंगे। हमें चैप्टर के बारे में ही नहीं पता रहेगा तो हम चैप्टर के बारे में कैसे लिख पाएंगे। तो पहले हम आइए चैप्टर का ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर उसके बाद चैप्टर को एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो रासायनिक बलगतिकी, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अभिक्रियाओं के वेग तथा उनको प्रभावित करने वाले कारक जैसे कि हो गया ताप, दाब, सांद्रता आदि। जैसे हो गया उस पर कितना ताप डाला जा रहा है, उस पर कितना दाब डाला जा रहा है, उसकी सांद्रता कितनी, कितना वह गाढ़ा है, कितना वो तरल है, कितना गाढ़ा है, ठीक है। मतलब और बहुत से ऐसे कारक हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। किसमें? इसी में अध्ययन करेंगे। अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा? रासायनिक बलगतिकी कहलाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम उसमें जो किसी कारक को प्रभावित करेगा, जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, सांद्रता हो गई, इसी को हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? इसी का अध्ययन करना ही रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। उम्मीद है आपको रासायनिक बलगतिकी समझ में आया होगा। आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट, अभिक्रिया की दर या वेग। अभिक्रिया की दर या वेग, तो आइए देखते हैं। हम आपको इसको एक बार ऐसे समझाते हैं, फिर एक बार आपको हम फार्मूला के माध्यम से समझाएंगे। आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करिएगा कि एकांक समय में अभिकारक या उत्पादों की सांद्रता। मान लीजिए कोई अभिकारक है जिसे हम कहते हैं क्या कहते हैं पता है बच्चों? प्रोडक्ट। इस उत्पाद को तो हम प्रोडक्ट कहेंगे, अभिकारक को कहेंगे रिड्यूसर। तो अभिकारक या उत्पादों की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन। मान लीजिए कोई अभिकारक है और सांद्रता है, उसमें कोई परिवर्तन हो रहा है, तो उसी परिवर्तन की दर या वेग को क्या कहते हैं? उसी परिवर्तन की दर को या वेग को उसी परिवर्तन को ही हम अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं। कि एकांक समय में, जब मान लीजिए कोई निश्चित समय है, एकांक समय में यह अभिक्रिया पूर्ण हो गई, तो इसे ही अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? अभिक्रिया की दर या वेग कहेंगे। इसे ही क्या कहेंगे? अभिक्रिया की दर या वेग। तो आइए हम आपको समझाते हैं फार्मूला के माध्यम से। आइए सीखते हैं। अभिक्रिया की दर को हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। ये जो डेल्टा सी है अभिक्रिया की सांद्रता, उत्पादों की सांद्रता हो गई। ये क्या हो गई? ये हो गई उत्पादों की सांद्रता हो गई। इसको कहते हैं उत्पादों की सांद्रता यानी डेल्टा सी। और ये जो डेल्टा टी है इसको समय मानते हैं। किसी समय में अभिक्रिया या उत्पादों की सांद्रता, अभिकारक या उत्पादों की सांद्रता, अब किसी समय में अभिकारक या उत्पादों की सांद्रता को ही क्या कहते हैं? अभिक्रिया की दर कहते हैं। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको अभिक्रिया की दर या वेग समझ में आया होगा। अब आइए देखते हैं तीसरा पॉइंट, जो कि बहुत ही मजेदार है, बहुत ही अच्छा है। इससे हमारे पेपर में
कह सकते हैं न्यूमेरिकल भी आता है। ठीक है, क्या औसत दर या वेग, औसत दर या वेग, ये प्यारे बच्चों ये हमारे एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, किसी निश्चित समय अंतराल डेल्टा टी, किसी निश्चित समय अंतराल डेल्टा टी में अभिकारक या उत्पादों की सांद्रता में, अभिकारक या उत्पादों की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन। मान लीजिए कोई, अभी हम आपको समझाते हैं, अभी पहले देख लीजिए। अभिकारक के उत्पादों की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन डेल्टा सी की दर को ही अभिक्रिया का औसत दर या वेग कहते हैं। देखिए यहाँ देखिए, ये हो गया हमारा कैपिटल स्मॉल आर, ये क्या हो गया, मान लीजिए हमारा कोई क्या हो गया, ये हमारा औसत दर या वेग हो गया। तो ये एवरेज क्या होता है पता है आपको, एक ए बी मतलब होता है एवरेज, एवरेज मतलब होता है कोई दर, कोई वेग, कोई औसत। तो क्या कह रहा है, देखिए यहाँ देखिए कह रहा है किसी निश्चित समय अंतराल डेल्टा टी तथा उसके उत्पादों की सांद्रता, यहाँ देखिए हमने आपको बताया ना सांद्रता, उत्पादों की सांद्रता भी यहाँ बताया था ना, तथा उसके उत्पादों की सांद्रता, उसके उत्पादों में सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर माने क्या था, बटा होता है। आपको पता होना चाहिए दर माने बटा होता है, यानी अनुपात होता है। तो किसी निश्चित समय अंतराल डेल्टा टी तथा उसके उत्पाद सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, अभिक्रिया की वेग या अभिक्रिया का दर कहते हैं। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको अभिक्रिया का दर या वेग समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आइए देखते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उसके पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो प्यारे बच्चों हमने 3 क्वेश्चन देख लिया। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या, ताक्षणिक वेग या ताक्षणिक वेग जिसको कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये हमारे एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है। तो ये प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये हमारे एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। क्या, ताक्षणिक वेग, ताक्षणिक वेग को हम इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट होता है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो किसी निश्चित समय अंतर समय मान लीजिए कोई क्षण बीत गए, जैसे अभी ये देखिए क्षण बीत गया ना, इसे कहते हैं समय। तो किसी निश्चित समय क्षण dt, क्षण या समय dt पर अभिकारक या उत्पादों की सांद्रता dc। अभी हमने बताया था बच्चों कि जो डीसी होता है उसको उत्पादों या अभिकारकों की सांद्रता कहते हैं, और जो डीटी होता है उसे कहते हैं किसी निश्चित समय अंतराल। तो किसी निश्चित समय उत्पादों या देखिए फिर से देख लीजिए, किसी निश्चित समय dt पर अभिकारक या उत्पादों की सांद्रता dc में होने वाले परिवर्तन की दर को ही ताक्षणिक वेग या इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। इसे हम r इंस्टेंटेनियस से प्रदर्शित करते हैं, आइए इसको हम आपको समझाते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी एकांक समय में यहाँ देखिए किसी निश्चित समय अंतराल dc तथा उसके उत्पाद या सांद्रता में होने वाले परिवर्तन dc के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, कि अनुपात को ही हम ताक्षणिक वेग कहते हैं। तो ये मान लीजिए अभी हमको जैसे मान लीजिए हमको r यानी हमारा जो r होता है और एक होता है हमारा p। तो हमारा r क्या होता है बच्चों, तो r हमारा होता है रिएक्टेंट होता है, और p से होता है हमारा प्रोडक्ट। हमें अगर r के लिए इसको ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, p के लिए ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, आइए देखते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे r के लिए यानी रिएक्टेंट के लिए। तो रिएक्टेंट के लिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ लिखेंगे r इंस्टेंटेनियस बराबर है हमारा हो जाएगा यहाँ पर dr अपॉन dt। ये हो गया हमारा एक फार्मूला किसके लिए, r के लिए। अगर हमें p के लिए निकालना हो, किसके लिए, अगर हमें p के लिए निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे r इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dp। यहाँ देखिए dp अपॉन dt, यही होता है प्यारे बच्चों हमारा, ये होता प्रोडक्ट हो गया, ये हो गया हमारा रिएक्टेंट। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है। हाँ तो प्यारे बच्चों हमने 4 क्वेश्चन देख लिया है। आइए देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, जैसे कि आप जानते हैं वेग नियम या दर व्यंजक। वेग नियम या दर व्यंजक किसे कहते हैं, यह
फार्मूले से न्यूमेरिकल बहुत आता है और क्वेश्चन भी बहुत फंसते हैं। तो आइए हम आज करके ही देख लेते हैं वेग नियम या दरवंजक किसे कहते हैं। तो किसी अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारकों की सांद्र मतलब कितना वो सांद्र है, कितना गाढ़ा है, मतलब कितना वो कोई विलयन कितना गाढ़ा है, अभिक्रिया की सांद्रताओं के घातों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये है इसका फार्मूला। आइए हम आपको इसके माध्यम से पूरी डेफिनेशन बताते हैं। ये क्या है? ये है वेग या वेग के नियम या दरवंजक जिसको कहते हैं। तो क्या है? मान लीजिए कोई अभिक्रिया, तो किसी अभिक्रिया का वेग उस अभिकारकों के सांद्रताओं के घातों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी अभिक्रिया के वेग उसके अभिकारकों के सांद्रताओं के घातों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे ही क्या कहते हैं? दरवंजक या दर नियम कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अभिक्रिया की कोटि, जैसे कि आपको पता है मेनली अभिक्रिया की कोटि हर साल पूछा जाता है और आपको पता भी होगा यह कितना महत्वपूर्ण है हमारे एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से। ठीक है, क्योंकि यह बच्चों अभिक्रिया की कोटि में 3 से 4 प्रकार की कोटियां आती हैं, जैसे कि प्रथम कोटि अभिक्रिया हो गई, द्वितीय कोटि अभिक्रिया हो गई और शून्य कोटि अभिक्रिया हो गई और तृतीय कोटि अभिक्रिया हो गई। ये 3 और 4 अभिक्रिया जो है, जिसमें से प्रथम कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि और शून्य कोटि अभिक्रिया प्रायः हर साल ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं? तो अभिक्रिया की कोटि अभिकारकों के अणुओं के, देखिए अब किस पर निर्भर कर रहा है, आइए देखते हैं। तो अभिक्रिया की कोटि अभिकारक के अणुओं, यहाँ देखिए ये अणु है, अणुओं, परमाणुओं अथवा आयनों की उस संख्या के बराबर होता है जिसकी सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। मतलब कह रहा है, मान लीजिए कोई अभिक्रिया की कोटि हो गई, अभिक्रिया की ये अणु हो गया, परमाणु हो गया, अणु, परमाणु अथवा आयन, अणु, परमाणु अथवा आयन, धन आयन ऋण आयन होता नहीं है, अणु, परमाणु अथवा आयन के उस घात पर निर्भर करती है जिसकी सांद्रता क्या होती है, सांद्रता वेग पर किसके अभिक्रिया कोटि वेग पर निर्भर करती है। यही होता है हमारा अभिक्रिया की कोटि। अब आइए हम देखते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्या है प्यारे बच्चों? शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? आइए देखते हैं। तो जैसे कि आपको पता है मेनली 3 प्रकार के शून्य कोटि हो गए, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि, ये तो हर साल ही पूछे जाते हैं। तो आइए इसको भी हम देख लेते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऐसी अभिक्रिया जिसका अभिकारक पदार्थों की सांद्रता के शून्य घात पर निर्भर करता है। मान लीजिए कोई अभिक्रिया है जिसके पदार्थ की जो सांद्रता है, डिब्बा है, देखिए कोष्टक है, उसकी घात कितने शून्य घात पर निर्भर करती है। इसे ही क्या कहते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। देखिए ऐसी, देखिए यहाँ देखिए, इसके माध्यम से आप पूरी डेफिनेशन समझ जाएंगे। ऐसी अभिक्रिया जिसके अभिकारक के सांद्रता उसके शून्य घात पर निर्भर करते हैं। शून्य घात, देखिए शून्य घात पर निर्भर करते हैं ना, इसी अभिक्रिया को ही हम शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पर हमने ये जो R है, R से हमारा होता है, R से होता है हमारा, जानते हैं क्या रिएक्शन, मतलब कुछ भी, जैसे ले लीजिए NaCl हो गया, Cl2 HCl हो गया, कुछ भी ले लीजिए। तो उसी प्रकार हमने यहाँ पर NH3 माना। ठीक है, ये जो कोष्टक है ये दोनों तरफ, ये कोष्टक बराबर कितना होता है? 1 होता है, जैसे कि आपको पता होगा। और प्यारे बच्चों फिर उसके बाद क्या कह रहा है? ये कोष्टक बराबर हमने 1 मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा? शून्य से हो जाएगा शून्य। ठीक है, कोई मतलब नहीं। अब ये जो कोष्टक है जिसका मान कितना होगा? 1। अब K से 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? R। तो R बराबर K आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया समझ में आई होगी। आइए देखते हैं इसके बाद प्रथम कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया और अर्धक आयुकाल किसे कहते हैं। इसके पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो प्यारे बच्चों हमने 7 पॉइंट कर लिया है। अब आइए देखते हैं 8वां पॉइंट और 9वां पॉइंट, 2-3 पॉइंट और ही बचा है। इसके बाद इस चैप्टर का निपटारा हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं 8वां पॉइंट का। अगर आप प्रथम कोटि की अभिक्रिया आप कहेंगे तो हम द्वितीय कोटि की अभिक्रिया भी करा देंगे, क्योंकि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, आइए देखते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों के
अभिकारक पदार्थ की अभिकारकों जहाँ लिख सकते हैं या तो कर सकते हैं अभिकारक पदार्थ की सांद्रताओं, मतलब कितना वो गाढ़ा है। सांद्रताओं के किस घात पर निर्भर करता है? प्रथम घात पर निर्भर करता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। कैसे? ऐसी अभिक्रिया जिसके अभिकारक की सांद्रता प्रथम घात के अभिकार पदार्थ की सांद्रता प्रथम घात की अभिक्रिया के साथ निर्भर करती है, उसे ही क्या कहते हैं? प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। हम आपको बता रहे हैं सेकंड कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। आइए बता देते हैं आपको हम। सेकंड कोटि की अभिक्रिया ऐसे लिख सकते हैं आप, ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक पदार्थों की सांद्रता की द्वितीय घात पर। बस आप यहाँ इतना लिख दीजिएगा, क्योंकि बच्चों में आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे, इसीलिए हमने द्वितीय कोटि अभिक्रिया नहीं लिखी। इसी में सोचा बता देंगे अपने प्यारे बच्चों को, और इसी में वह लिख लेंगे। क्या यहाँ प्रथम है, यहाँ द्वितीय कर दीजिएगा बस। द्वितीय घात पर निर्भर करती है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। बस आप इतना कर दीजिएगा, आपका द्वितीय कोटि की अभिक्रिया बन जाएगी। अब आइए प्रथम कोटि अभिक्रिया का सूत्र देख लेते हैं। तो इसका सूत्र होता है R = K इंटू इसमें क्वेश्चन में R और ऊपर पावर के 1। ये हो गया हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया। बस यहाँ पावर का 2 कर दीजिएगा, ये हो जाएगा हमारा द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि और शून्य कोटि की अभिक्रिया और अभिक्रिया की कोटि समझ में आई होगी। अब आइए देखते हैं 9वां पॉइंट, अर्धायुकाल। अर्धायुकाल क्या है? जितने समय में कोई अभिक्रिया, कोई रासायनिक अभिक्रिया आधी पूर्ण हो जाती है। मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ तक चले, ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए 2 सेकंड लगा, ठीक है, तो हम मान लीजिए हम 1 सेकंड में इतना चले और 2 सेकंड में इतना चले। जब 1 सेकंड में इतना चल रहे हैं तो यही इसी अभिक्रिया को ही अर्ध आयुकाल कहते हैं। मतलब ये जैसे 1 सेकंड ये है, 1 2, देखिए 1 2, 1 सेकंड यहाँ चले, फिर 2 सेकंड में अंदर, ठीक है। तो हमारी यही जो यहाँ पर 1 चले ना, यही आधी हो गई, तो आधी हो गई ना, तो यही होगी हमारी अर्धायुकाल अभिक्रिया, यही होगी हमारी अर्धायुकाल अभिक्रिया। या तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या कोई रासायनिक अभिक्रिया अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है। मान लीजिए कोई, जैसे कि अभी हम एक यहाँ रेस करवा रहे हैं 2 किलोमीटर की, ठीक है, और यहाँ बच्चे दौड़ रहे हैं 0 से। तो जब यहाँ पर कोई जब दौड़ेगा, दौड़ते दौड़ते 1 किलोमीटर तक पहुँच जाएगा, तो वो समझ लीजिए कि आधा किलोमीटर, मतलब आधा पहुँच गया, क्योंकि 2 किलोमीटर दौड़ लगाए थे और 1 किलोमीटर तक पहुँच गया। तो मतलब वही जब ये आधा किलोमीटर, मतलब एक आधा पहुँच जाएगा, आधी दूरी पहुँच जाएगा, तो इसी दूरी को ही अर्धायुकाल कहते हैं, इसी समय को ही अर्धायुकाल कहते हैं। अतः इसे अर्धायुकाल कहते हैं। इसे हम T50 या T½ से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि इसका फार्मूला हो गया K = 0.693 T½ या तो इस प्रकार इसको भी हम लिख सकते हैं। T½ को यहाँ लेते हैं और K को वहाँ लेते चले जाएं, तो हमारा हो जाएगा T½ = 0.693 यही हुआ प्यारे बच्चों हमारा अर्धायुकाल अभिक्रिया। अब आइए एक और अभिक्रिया बची है, उसको भी देख लेते हैं और इस चैप्टर का निपटारा हो जाएगा। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारे एग्जामिनेशन में कई बार पूछा है। क्या अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं? तो आइए हम आपको दिखाते हैं, करके बताते हैं अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया, मान लीजिए ये रासायनिक अभिक्रिया है और इसमें कोई अभिकारक भाग ले रहा है, तो इसे ही क्या कहेंगे? अभिक्रिया की आणविकता कहेंगे, ठीक है। मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकार से अणु हो गए, परमाणु हो गए, इनकी संख्या को, इनकी संख्या रहेगी, इनकी संख्या को ही अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। अभिक्रिया की आणविकता मेनली 3 प्रकार का होता है, जो हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जैसे कि 1 अणु का अभिक्रिया, 2 अणु का अभिक्रिया और 3 अणु हो गए। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक
एक अणु का विक्रिया भाग लेती है, यानी कह सकते हैं कि एक अणु का विक्रिया भाग लेती है उसे एक अणु का विक्रिया कहते हैं। ऐसी विक्रिया जिसमें दो विक्रिया भाग लेती है साथ साथ उन्हें दो अणु कहते हैं, तथा ऐसी विक्रिया जिन्हें दो या दो से अधिक अणु विक्रिया यानी तीन अभिक्रिया भाग लेती हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, त्रिअणु अभिक्रिया कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और मजेदार वीडियो में, वन शॉट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।